नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। हमेशा की तरह आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्तों को, जो कि अब मेरा परिवार हो चुका है, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे उन्हीं सारे दोस्तों की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं प्रियांशी पांडे जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, नवीन शर्मा जी, अमित जी, रूबी जी और भी सारे दोस्त जिनके मैं नाम शायद नहीं जानती या मुझे याद नहीं है। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबके ही प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और मैं हर बार कुछ नया, कुछ और बेहतर आपके लिए लाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है संजय की। संजय जो कि एक ऐसा लड़का था जिसके ऊपर कम उम्र में ही इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां आ चुकी थी कि उसे अपनी पढ़ाई बंद करके अपने परिवार की देख रेख शुरू करनी पड़ी। उसके परिवार में कौन कौन है, पहले मिलते हैं उन सब से। उसके परिवार में सिर्फ और सिर्फ अब उसके भाई बहन हैं। उसके पिता ने 2 शादियां की थीं और पिता की दोनों पत्नियां, साथ ही साथ पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। संजय के कुल मिलाकर, मतलब संजय को मिलाकर वो 6 भाई बहन थे और संजय के ऊपर उन 5 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ चुकी थी। संजय की उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन संजय को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अब जो भी है, मतलब माता पिता, अगर उन बच्चों के लिए, तो वो सिर्फ संजय ही है और संजय को ही उनकी देखभाल करनी है। संजय अपने सौतेले भाई बहनों को भी सौतेला कभी नहीं मानता था। वो उन सब पर अपनी जान छिड़कता था। संजय की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 17 साल की थी, तो आप उसके छोटे भाई बहनों के उम्र का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। संजय ने अपनी पढ़ाई बंद की और काम करना शुरू किया, लेकिन संजय की पढ़ाई पूरी ना होने की वजह से संजय को कुछ बहुत अच्छा काम कभी नहीं मिल पाया। लेकिन संजय ने इन चीज़ों से भी हार नहीं मानी। संजय ने एक के बाद एक, दूसरी तीसरी, जितनी जॉब मिल सके वो उतनी जॉब करता था। संजय कई बार रात में बहुत देर तक काम किया करता था, जिसकी वजह से संजय को अक्सर घर पर लौटने में काफ़ी देरी हो जाया करती थी। लेकिन संजय फिर भी सारी चीज़ें मैनेज अकेले ही कर रहा था। संजय काम पर जाने से पहले अपने भाई बहनों के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाकर रख कर जाया करता था और रात को जब कभी उसे आने में देरी हो जाती, तब भी उसके भाई बहन उसका ही इंतज़ार करते और संजय कितने बजे भी आए, वो अपने भाई बहनों के लिए उतने ही प्यार से खाना बनाता, सबको बारी बारी खिलाता और सबको सुलाता भी। लेकिन आप भी समझ सकते हैं, बच्चे ये चीज़ें समझ पाएं ये थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही संजय के भाई बहन भी थे। उन्हें ये तो पता था कि अब उनके पास माता पिता नहीं हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि उनके भाई, मतलब संजय, वो जो भी डिमांड करेंगे, सारी डिमांड संजय पूरा करेंगे ही करेंगे। और संजय ऐसा ही किया करते थे। अगर उनके पास पैसे होते तो वो तभी के तभी उनकी उस डिमांड को पूरा कर देते थे, लेकिन अगर पैसे कम पड़ जाते तो संजय 1-2 दिन का टाइम मांगकर वो चीज़ें ज़रूर पूरी किया करते थे। इस वजह से संजय के भाई बहन एक के बाद एक हमेशा संजय के ऊपर किसी न किसी चीज़ का डिमांड रख ही दिया करते थे। संजय ऐसे ही दिन बीतते बीतते अपने काम में अब इतना ज़्यादा मशरूफ़ हो चुका था कि संजय को अक्सर घर पर आने में कई बार रात के 1 बजते
और कई बार रात के 2 सिचुएशन में उसके पड़ोसी भी उसकी मदद किया करते थे। कई बार पड़ोस की कुछ औरतें बच्चों को रात में खाना खिला दिया करती थीं। संजय को आज भी काम से लौटने में बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी थी। लगभग रात के 2:30 बज चुके थे और संजय को अपने घर तक आने में या तो किसी ट्रेन का सहारा लेना पड़ता था, लोकल ट्रेन का, या फिर किसी बस का। लेकिन इतनी रात को ट्रेन या बस मिलना संजय के लिए आज काफ़ी मुश्किल था। संजय भागता हांफता दौड़ता हुआ स्टेशन पर पहुंचा और उसने जब पता किया तब पता चला कि कोई भी लोकल ट्रेन अब इस वक्त तो बिल्कुल नहीं मिल सकती है। उसे सुबह तक इंतज़ार करना ही पड़ेगा। लेकिन संजय जानता था उसके छोटे भाई बहन घर पर अकेले हैं, वो उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। संजय इस वजह से वहाँ रुकने की तो सोच भी नहीं सकता था। संजय ने उनसे कोई दूसरा रास्ता पूछा और उन्होंने यही बताया कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम यहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़कर जाओ और वहाँ तक तुम्हें इसी पटरी के सहारे से आगे बढ़ते हुए जाना है। और वहाँ से आगे बढ़ने पर तुम्हें एक बस स्टॉप मिलेगा। हो सकता है कि तुम्हें कोई देर रात वाली बस मिल जाए और उस बस से तुम थोड़ी दूर तक जाओ, बाद में ऑटो रिक्शा कुछ भी तुम्हें मिल जाएगा। संजय हमेशा ट्रेन बस इन्हीं चीज़ों से ट्रैवल करता था, जिसकी वजह से उसे रास्ते की पूरी जानकारी नहीं थी। उस आदमी ने जिसने संजय की मदद की थी, उसने ये साफ साफ बताया था कि बेटा, इस पटरी के सहारे से जब तुम आगे तक जाओगे तब याद रखना एक छोटा सा तालाब आएगा, लेकिन तुम्हें हर हाल में उस तालाब से दाएं मुड़ना है, वहाँ से सीधे बिल्कुल मत जाना। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर पछताओगे। इसके आगे उसने कुछ भी नहीं बताया था और संजय उस घने रात के अंधेरे में उसी पटरी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। संजय अंधेरे की वजह से ये समझ ही नहीं पाया कि कब उसने उस तालाब को भी पार कर लिया और उसी रास्ते पर निकल पड़ा जिस रास्ते पर ना जाने की हिदायत उसे दी गई थी। संजय काफ़ी आगे बढ़कर आ चुका था। तभी अचानक उसे उसी पटरी पर एक ट्रेन आती हुई दिखाई दी। वो ट्रेन संजय के ही तरफ आ रही थी, लेकिन वो ट्रेन थोड़ी सी आम ट्रेनों से अलग थी। उस ट्रेन में गिने चुने 3 या 4 डब्बे ही होंगे और वो ट्रेन बार बार लगातार हॉर्न बजाते हुए संजय की तरफ आगे बढ़ते आ रही थी। संजय ने जैसे ही उस ट्रेन को देखा, उसके चेहरे पर थोड़े से सुकून और तसल्ली के भाव आ गए। संजय ने तुरंत ही सोचा, अगर ये ट्रेन रुकी तो अच्छी बात है, और अगर नहीं रुकी तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं दौड़कर इस ट्रेन पर चढ़ जाऊँ। लेकिन कमाल देखिए, वो ट्रेन अचानक से संजय के आगे आकर ही रुक गई। संजय ने तुरंत ही ड्राइवर से पूछा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? ड्राइवर ने बिल्कुल उसी जगह का नाम बताया जहाँ संजय को जाना था। लेकिन संजय ने फिर से एक सवाल किया। संजय ने कहा, अरे लेकिन ये ट्रेन तो उल्टे रास्ते पर जा रही है और मुझे दूसरी तरफ जाना है। तभी उस ड्राइवर ने थोड़ा चिढ़ते और गुस्से में कहा, जाकर बैठ जाओ, मैंने कहा ना, इंजन अभी बदलने वाला है और इंजन के बदलते ही तुरंत ये ट्रेन उल्टी दिशा में ही जाएगी, ठीक उधर जिधर तुम्हें जाना है। लेकिन याद रहे, सबसे आखिरी बोगी में जाकर ही तुम्हें बैठना है। संजय ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया और वो जाकर चुपचाप उसी बोगी में बैठ गया। और थोड़ी ही देर में, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे, कि वो ट्रेन उसी दिशा में आगे बढ़ने लगी जिस दिशा में संजय को आगे जाना था। और वो ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, संजय को ऐसा लगा कि शायद इंजन बदल गया है। ड्राइवर ने बिल्कुल सही ही बताया था। संजय के चेहरे पर एक सुकून था कि अब वो घर
जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि जितने साधन उसे बदलने पड़ते टाइम उतना ज़्यादा ही खर्च होता। और संजय वहाँ चुपचाप अकेले बैठा हुआ था। जब वो बैठा था तब वो ट्रेन पूरी की पूरी खाली थी और उस ट्रेन में संजय ने ये देखा था। लेकिन थोड़ी ही देर में संजय की जब सामने वाले सीट पर नजर पड़ी तब संजय ने देखा कि वहां पर एक आदमी बैठकर एक मोटी सी किताब पढ़ रहा है। जबकि ट्रेन में पूरी तरह अंधेरा था, एक आखिरी लाइट जल रही थी और उस लाइट की थोड़ी थोड़ी रोशनी वहां उस आदमी के किताब पर पड़ रही थी। इतने कम रोशनी में किताब को पढ़ पाना काफी मुश्किल था, लेकिन वो आदमी जितने ध्यान से उस किताब को पढ़ रहा था, संजय को लगा शायद उसे वो किताब साफ साफ नजर आ रही होगी। संजय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद इसलिए क्योंकि वहां कोई और नहीं था, संजय की नजर बार बार उस पर ही जा रही थी। आखिरकार संजय ने उस किताब को पढ़ने की, मतलब उसके कवर पेज को पढ़ने की कोशिश की। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, शैतान की किताब। और संजय ने जैसे ही ये देखा, संजय थोड़ा सा हड़बड़ाया और उसने अपनी आंखें घुमा ली। वो अपने मन में ये सोचने लगा, ये कैसा आदमी है, एक तो रात का सफ़र, ऊपर से ये रात को ऐसी ट्रेन में अकेले बैठकर ऐसी किताब पढ़ रहा है। लेकिन संजय ने ज़्यादा ध्यान ना देने की कोशिश की और वो जितना ये कोशिश कर रहा था, बार बार उसकी नज़र घूम फिर कर उसी पर जा रही थी। और तब उसने खुद को समझाने के लिए ये सोचा, जाने दो यार, मैं क्यों उसकी तरफ देख रहा हूँ, मुझे बाहर के नज़ारे देखने चाहिए। और संजय ने बाहर देखना शुरू किया। संजय ने जैसे ही बाहर देखना शुरू किया, संजय को ये एहसास हुआ कि ये ट्रेन काफ़ी अलग रास्ते पर चल रही है। आज से पहले संजय ने कभी भी ऐसा कोई रास्ता तो अपने आने जाने वक्त देखा ही नहीं था। ऐसा क्यों? और संजय ने उस आदमी की तरफ वापस से एक बार जैसे ही नज़र घुमाई, वहाँ पर उस सीट पर अब कोई नहीं बैठा था। तभी संजय को अचानक से सड़े हुए कुछ बहुत गंदी सी बदबू आने लगी और संजय ने जैसे ही उधर मुंह घुमाकर देखा, वो थोड़ा चौंक गया, घबरा गया, डर गया, क्योंकि वो आदमी ठीक उसकी बगल में आकर बैठ गया था और उसके हाथों में अभी भी वही मोटी किताब थी। वो आदमी जिस तरीके से संजय को देख रहा था, संजय थोड़ा हड़बड़ाया और उसने कोशिश की कि वो उठकर यहाँ से दूसरे सीट पर चला जाए। तभी संजय की नज़र वापस से ट्रेन के बाहर पड़ी और संजय को ये सारी चीज़ें काफ़ी अजीब लगने लगी। संजय को लगा उसे अब इस ट्रेन से किसी भी हालत में उतरना पड़ेगा और संजय ने यही कोशिश करने के लिए वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, उसे ऐसा लग रहा था बैठे बैठे कि स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो ना कूद पाए। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, तुरंत पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और संजय ने जब पलट कर देखा तो वो वही आदमी था जो उस वक्त तक किताब पढ़ रहा था। और उसने काफ़ी भारी और भयानक आवाज़ में संजय से कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो अब इस ट्रेन और हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। और संजय ने ये जैसे ही समझा, उसका डर अब यकीन में बदल चुका था कि कुछ गलत नहीं, यहाँ सब कुछ गलत है। संजय अब डर से कांप रहा था। संजय ने कोशिश की अपना हाथ छुड़ाने की, लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी के हाथ को खींचने की कोशिश की, वो इस तरीके से उसके दूसरे हाथ में आ गया जैसे कि वो कोई नॉर्मल इंसान हो ही ना। उसके मांस के लोथड़े, उसकी चमड़ी, सब कुछ बहुत पिलपिला सा था और वो संजय के दूसरे हाथ में अब लटक रहा था। तब भी उस हाथ ने
मतलब उस कंकाल वाले हाथ ने संजय के हाथ को कस कर पकड़ रखा था। और संजय ने अब ये समझ लिया कि अगर मैं इस ट्रेन से नहीं उतर पाया तब मुझे मरना तो है ही। इस वजह से संजय ने हिम्मत की। उसने एक आखिरी कोशिश करने का तय किया कि अगर मरना ही है तो कोशिश करके क्यों ना मरे। और संजय ने भगवान का नाम लेते हुए उस ट्रेन से तुरंत छलांग लगा दी। और संजय की आंख अचानक से सुबह खुली। और जब संजय की आंख खुली तो वो अपने कॉलोनी के बाहर गिरा हुआ था। लेकिन संजय ने देखा वो किताब उसके ही हाथों में है। और संजय ये सोचने लगा कि वो यहाँ पर कैसे आया। काफी देर तक दिमाग पर जोर देने के बाद भी संजय को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और संजय ने पहले ये सोचा कि वो इस किताब को फेंक दे। लेकिन संजय ने ये सोचकर उस किताब को अपने पास रख लिया कि क्यों फेंकना, इस किताब को भी बेचकर शायद थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं। और संजय उस किताब को अपने साथ अपने घर पर लेकर चला गया। सारे बच्चे उठ चुके थे और वो संजय का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। संजय के वहाँ पहुँचते ही सारे बच्चे भैया भैया करते हुए उससे जाकर लिपट गए और बोलने लगे, भैया आप पूरी रात कहाँ थे? हमें बहुत डर लग रहा था। हमें लगा आप पता नहीं आएंगे कि नहीं। वो बगल वाली आंटी जिन्होंने हमें खाना खिलाया था वो भी बहुत अजीब सा बोल रही थी कि अब तुम्हारा भैया भी तुम्हें छोड़कर चला गया। अब कभी ऐसा मत करना, हमें बहुत डर लग रहा था। और संजय ने अपने सारे भाई बहनों को चुप कराया। उसके बाद संजय ने रोज की तरह अपने भाई बहनों को बड़े प्यार से बनाकर खाना खिलाया। और संजय ने ये कहा, बेटा आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हर जगह से छुट्टी ले रहा हूँ। और थोड़ी ही देर में संजय का फोन बजने लगा और संजय को हर उस जगह से फोन आया जहाँ जहाँ संजय काम करता था। सारे लोगों ने उसे यही बात कही कि आज तुम्हें नौकरी पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज की तुम्हारी पेड लीव है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? संजय मन में यही सोच रहा था, क्योंकि संजय को आज तक तो कभी कोई पेड लीव मिली ही नहीं थी। लेकिन संजय इस बात से खुश भी था। संजय अभी बिस्तर पर जाकर लेट चुका था और अभी भी उसने उसी किताब को अपने सीने से चिपका रखा था। और सब ने संजय को देखकर ये भी सवाल किया था कि संजय को काफ़ी सारी चोटें लगी हुई थी। लेकिन संजय ने ये कहा, अरे कोई चोट वोट नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग मेरी चिंता मत करो। तुम लोग को स्कूल जाना है तो तुम लोग स्कूल जाओ। तभी उसका सबसे छोटा भाई आकर उससे पैसे मांगने लगा और संजय ने ये कहा कि हाँ जाओ देखो, अगर मेरे जेब में पैसे हैं तो पैसे ले लो। और वो पैसे लेने के लिए वहाँ गया। तभी संजय का ध्यान अपनी उन चोटों पर गया। वहाँ कोई चोट नहीं थी। बच्चों ने थोड़ा आश्चर्य से संजय से कहा, भैया अभी तो आपको चोटें लगी थी, सारी चोटों का क्या हुआ? तभी संजय का भी ध्यान गया और संजय ने ये देखा। तभी जो बच्चा पैसा निकालने के लिए संजय के पॉकेट के पास खड़ा था, मतलब जो कपड़े उसने उतार कर कील पर टांग रखी थी, वो वहाँ था। उसने संजय की जेब से पहले 500 रुपये निकाले, क्योंकि उसने 500 रुपये ये कहकर मांगे थे कि स्कूल की फ़ीस 400 देनी है और 100 रुपये मुझे पिकनिक के लिए चाहिए। तब उसने जब जेब में हाथ डाली तब उसे एक साथ लगभग 2000 रुपये उसके हाथ में आए। तब उस बच्चे ने चीखते हुए संजय से कहा, भैया मैं सिर्फ 500 रुपये लूँ या और ज़्यादा पैसे ले सकता हूँ? इस पर संजय ने कहा, क्या मेरी जेब में पैसे हैं? छोटे भाई ने कहा, हाँ भैया बहुत पैसे हैं। तब संजय ने तुरंत ही इधर से आवाज़ देते हुए कहा,
देखो तो कितने पैसे हैं। और वो एक एक करके नोट निकालता जा रहा था। लग रहा था जैसे उसके जेब में पता नहीं कितने पैसे हों। आखिरकार बच्चे ने थक हार कर 10,000 की गिनती करने के बाद कहा, भैया मैंने 10,000 तो निकाल लिए, लेकिन और पैसे हैं। आप ही बताइए ना आपके पास कितने पैसे हैं। और संजय ने तुरंत ही अचानक से मुंह से निकालते हुए कहा, 15,000 हैं। तब बच्चे ने पूरे पैसे निकाले और जब उनको गिना तो वो सच में 15,000 ही थे। तभी संजय को ये बात समझ में आने लगी। क्या पता, शायद कल के हादसे से बचने की वजह से मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और बच्चों में सबको उसने 500-500 रुपए दिए और स्कूल जाने को कहा। सारे बच्चे स्कूल जा चुके थे। तभी संजय ने ये सोचा कि वो अब फिर से अपने जेब में पैसे होने की बात सोचेगा, लेकिन वो तब तक उस किताब को साइड टेबल पर रख चुका था। और संजय ने ये कहा कि मेरे जेब में फिर से 15,000 रुपए और आ जाएं। और उसने जाकर जेब चेक की, तब वहां पर कोई पैसे नहीं थे। तभी संजय ने सारी बातों को याद करने की कोशिश करना शुरू किया और संजय को ये समझ में आया कि जो जो बातें अभी तक सच हुई थी वो तभी सच हुई थी जब वो किताब मेरे हाथ में थी। इसका मतलब ये कुछ नहीं, शायद इस किताब का कमाल है। और संजय ने फिर से एक बार उस किताब को हाथों में पकड़ा और पकड़कर एक बार फिर से कहा, मेरी जेब में 15,000 रुपए और आ जाएं। और जाकर जब उसने जेब चेक की तब वहां पर कोई पैसे नहीं आए थे। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? संजय ने फिर से एक बार सारी चीजों को याद किया और संजय को ये समझ में आया कि उसने जिस जिस चीजों को कॉन्फिडेंस में कहा था, उसने कहा मुझे कोई चोट नहीं लगी है, और उसकी चोट ठीक हो गई। संजय ने ये कहा, मेरी जेब में पैसे हैं तो ले लो। अब संजय को ये बात समझ में आ गई थी कि उसे इसी तरीके से पैसे की मांग करनी है। संजय ने तुरंत ही ये कहा कि मेरे जेब में 15,000 रुपए और हैं। और उसने जाकर जब जेब चेक की तो सच में उसकी जेब में 15,000 रुपए और निकल आए। अब संजय को इस किताब का इस्तेमाल करना समझ में आ चुका था। संजय ने पूरे दिन उस किताब को खोलकर पढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं था। अब संजय इस किताब को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा था। संजय रात में उसी किताब के साथ छत पर खड़ा था। तब उसने वापस से एक बार उस किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश की। और अब जब उसने किताब को खोला तब उस किताब पर चीज़ें लिखी हुई थीं, लेकिन उस किताब के सबसे पहले पन्ने पर लिखा था कि इस किताब की शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए आपको बलि देनी पड़ेगी। अब संजय उस किताब को बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। उस किताब में हर वो चीज़ लिखी थी जो कि कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता कि नॉर्मल लाइफ में मुमकिन है। संजय ने जब उस पूरी किताब को लगभग एक रात में ही पढ़ डाला, तब उसने देखा उस किताब का सबसे आखिरी पन्ना बिल्कुल कोरा था। और उसे ये बात भी समझ में आ गई कि जो भी इच्छा हम इस किताब के पन्ने पर, इस आखिरी कोरे पन्ने पर लिखेंगे वो सच हो जाएगी। लेकिन जिसकी बलि देना है उसका नाम हमें पहले लिखना है, उसके नीचे हमें अपनी इच्छा लिखनी है। ये बातें भी उसी किताब के माध्यम से संजय को पता चली थी। संजय ने तुरंत ही उस पर अपनी एक इच्छा लिखी और अपने उस पड़ोसी का नाम लिखा जिससे संजय को सबसे ज़्यादा तकलीफ थी। और अगले दिन सुबह ही संजय के पास उसकी इच्छा के अनुसार पैसे आ चुके थे। और थोड़ी ही देर में उसी पड़ोसी के घर से चीख पुकार मचने की आवाज़ आने लगी। संजय तुरंत ही भागकर उस पड़ोसी के घर में पहुंच गया
ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ऐसा कुछ लिखने के बाद उस इंसान की मौत बड़ी नॉर्मल और आसान थी। उस इंसान की मौत जगे हुए में हुई थी, और तो और उसका गला काट कर उसके शरीर से पूरा का पूरा खून चूस लिया गया था। वहां पर खून की एक भी बूंद नहीं थी। ये बात साफ साफ समझ में आ रही थी कि ये कोई नॉर्मल मौत नहीं है। संजय सब समझ तो रहा था, लोगों की खुसर पुसर भी चालू हो चुकी थी, लेकिन संजय धीरे से मुस्कुराता हुआ वहां से निकलकर वापस अपने घर में आ चुका था। अब संजय हर रात उस किताब पर कुछ लिखता और हर सुबह उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती। धीरे धीरे संजय अब पैसों में काफी मजबूत हो चुका था। संजय एक बार में बहुत बड़ी अमाउंट इसलिए नहीं मांग रहा था क्योंकि अगर वो अचानक से इतना रईस हो जाए, इतना पैसे वाला हो जाए, तो ये बात सब लोगों को वो कैसे समझाएगा। और शायद सबको ये बात भी समझ में आ जाए कि ये सब चीज़ें जो मोहल्ले में हो रही हैं, ये संजय के ही वजह से हो रही हैं। इसके वजह से संजय ने ऐसी गलती नहीं की। वो हर दिन थोड़े थोड़े पैसों की मांग करता और रोज एक एक करके अपने पड़ोसियों में लोगों के नाम लिखता चला जाता। अब लगभग जितने नामों को वो अपने पड़ोस के लोगों में जानता था, वो सारे लोग मर चुके थे। संजय अब धीरे धीरे इतने पैसे आने की वजह से काफी अय्याश हो चुका था। उसे बहुत बुरी नशे की लत लग चुकी थी। ना वो काम पे जाता, ना अब अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाता। वो काफी लापरवाह हो चुका था। वो संजय जो अपने भाई बहनों पर अपनी जान छिड़का करता था, वो अब अपने भाई बहनों से ढंग से बात तक करने को तैयार नहीं था। अगर उसके भाई बहन उससे कुछ भी कहते तो वो बस उन्हें पैसों की गड्डी फेंक कर मारता और कहता, ये लो और जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, जो चाहिए खुद से ले लो। और धीरे धीरे उसकी हालत बद से बदतर होती चली गई। पहले वो रात और शाम में ही सिर्फ पिया करता था। अब संजय दिन रात शराब के नशे में धुत रहता और बार बार जैसे ही चीज़ें खत्म होती, मतलब पैसे, वैसे ही संजय तुरंत वो अमाउंट लिखता जो उसे चाहिए थी और अपने रिश्तेदारों में से किसी का नाम लिखता। वैसे भी कहते हैं कि घमंड आने के बाद हर इंसान जिसमें अच्छाई भी होती है, हम उसकी अच्छाई को देखना बंद कर देते हैं और सिर्फ उसकी बुराइयां नजर आती हैं। संजय के साथ भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा था। संजय को अब अपने सारे रिश्तेदार बहुत बुरे लगते थे। इसलिए संजय ने धीरे धीरे करके अपने सारे रिश्तेदारों के भी नाम लिखना शुरू कर दिए थे। और अब संजय इतना ज्यादा नशे में धुत रहता कि वो किसके बारे में लिख रहा था उसे ये तक याद नहीं रहता। तभी एक रात जब संजय नशे में था और उसने ऐसे ही कुछ लिखा, पैसे और किसी का नाम, अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तब उसके सारे भाई बहन चीख पुकार मचा रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। तब संजय ने खुद को जैसे तैसे संभाला क्योंकि नशा तो पूरी तरह से उतरा ही नहीं था। और संजय जब वहां पर पहुंचा तब उसने देखा कि वहां उसके सबसे छोटे भाई की लाश पड़ी हुई थी, ठीक उसी हालत में जिस हालत में इससे पहले वो लोगों की लाशें देखा करता था। संजय को ये समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि कल उसने अनजाने में खुद के अपने छोटे भाई का नाम उस किताब पर लिख दिया था। संजय को इस बात से बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और संजय अब इतना ज़्यादा दुखी हो चुका था कि उसने कुछ दिनों तक तो उस किताब से कुछ भी नहीं मांगा। बस वो उसमें इस क्रिया को पलटने का कोई उपाय ढूंढ रहा था। लेकिन
ऐसी कोई क्रिया उसमें थी ही नहीं। अब संजय इतना परेशान हो चुका था कि उसने आखिरकार इस किताब से छुटकारा पाने का तय कर लिया और संजय ने उस किताब को अपने घर से बहुत दूर जाकर उस किताब को दफन कर दिया। उसके बाद वो अपने घर लौटकर आ चुका था, लेकिन 2 दिन बाद ही उसके आस पड़ोस में फिर से लोगों की वैसी ही मृत्यु होने लगी। संजय को ये बात समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये किताब फिर से शायद किसी के हाथ लग चुकी है और संजय ने इस बात का चुपके चुपके पता लगाने की कोशिश की, लेकिन संजय को ये पता नहीं लग पा रहा था। आखिरकार एक रात वो छत पर यही सारी चीज़ें सोचने के लिए पहुंचा। तब उसे कोने में किसी के बैठे होने का एहसास हुआ। जब वो वहां पर पहुंचा और उसने देखा तो वहां उसकी बहन बैठी हुई थी और उसके हाथों में वही किताब थी जिस किताब को वो दफन करके आया था। संजय ने जब ये देखा तब संजय बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने अपनी बहन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसने ये भी बताया कि उसे ये बात शुरू से पता चल चुकी थी कि हमारे पैसे की दिक्कत जो भी दूर हुई है वो इसी किताब के आने से हुई है और मैंने सारी चीज़ें देखी थी कि आप कैसे इस किताब के आखिरी पन्ने पर पैसे लिखते थे और अगले दिन हमारे पास वो पैसे आ जाते थे। हमारी गरीबी सिर्फ और सिर्फ इसी किताब से ख़त्म हुई थी। तो आपको ये किताब चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ये किताब चाहिए। संजय ने अपनी बहन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोई भी बात संजय की सुनने को तैयार ही नहीं थी। दोनों में ये बात धीरे धीरे एक बहस और लड़ाई बन चुकी थी। आखिरकार छोटी बहन ने गुस्से में आकर संजय का ही नाम उस आखिरी पन्ने पर लिख दिया और जब उसने ये नाम लिख दिया तब उसे काफ़ी अफसोस होने लगा। वो रोने लगी, लेकिन एक बार उस किताब के पन्ने पर अगर आप कुछ लिख दें तो उसे आप मिटा नहीं सकते थे। अब उसकी बहन लगातार रो रही थी और उसने संजय से कहा, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संजय ने कहा, बेटा बिल्कुल मत घबराओ, तुमने अभी तक सिर्फ मेरा नाम लिखा है, कोई इच्छा नहीं लिखी है। जब तक तुम इस पर कोई इच्छा नहीं लिखती हो तब तक मेरी मृत्यु संभव नहीं है, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तभी बहन ने रोते रोते एक बात कही। उसने कहा, भैया मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा थी कि हमारे पैसे की सारी प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, हम लोग यहाँ के सबसे अमीर इंसान बन जाएं और पूरी ज़िंदगी हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए सोचना या तड़पना ना पड़े। आखिरकार बहन ने इच्छा लिखी नहीं, लेकिन इच्छा मांग ली। अब संजय ये बात समझ चुका था कि अगली बारी संजय की है और अब इस बात का एहसास होते ही बहन बार बार रो रही थी, तड़प रही थी, छटपटा रही थी, लेकिन होना तो वही था जो कि अभी तक होता चला आ रहा था। आखिरकार अगली सुबह संजय बिल्कुल उसी अवस्था में अपने घर पर मिला जैसे कि बाकी लोगों की मृत्यु होती थी, लेकिन अब उसके भाई बहनों के पास इतने पैसे थे कि उन्हें सच में कभी किसी चीज़ के लिए पूरी जिंदगी सोचना ना पड़े। लेकिन उनके सर से माता पिता का साया जाने के बाद जो माता पिता बनकर उनकी रक्षा करता था, अब वो एक हाथ भी उन बच्चों के सर से उठ चुका था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की प्रवृत्ति बिल्कुल ऐसी ही होती है। लालच
कभी खत्म नहीं होता। इतना कुछ होने के बाद भी संजय की बहन ने उस किताब को हमेशा अपने पास ही रखा। तो आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे एक थैंक्स बटन भी है, जिसके माध्यम से आप मुझे और हमारी और बेहतर कहानियों को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जिसे लोग सच नहीं मानते, तो मैं उसे सच मानकर अपने बाकी के दोस्तों के साथ शेयर करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊंगी और आप सबको लेकर जाऊंगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफर पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।